My dear students, friends, and my colleagues, have a nice day. Myself, known as Santalal, Associate Professor, Zoology, Government, Lohia PG College, चूरू, राजस्थान। आज बायोकेमिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं जो पीजी और यूजी के स्टूडेंट के अलावा यूपीएससी, आरपीएससी, नेट, जेआरएफ, फर्स्ट ग्रेड की कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण और कारगर साबित होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन टॉपिक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी अन्य सोर्स द्वारा ग्लाइकोजन बन सकता है क्या, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन टेक्स प्लेस बाय टू मेथड, ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लाइकोजन का सिंथेसिस या जेनेसिस, जेनेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज यानी सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। दिस रिएक्शन chiefly occurs in liver and muscles. Second, glyconeogenesis. It is very, very important. ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का नियो मीन्स मॉडर्न, आधुनिक, नए तरीके से, नॉट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। जेनेसिस का मतलब है उत्पत्ति या सिंथेसिस, यानी ग्लाइकोजन का नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स जैसे फैट्स या प्रोटीन्स होते हैं, उनसे अगर सिंथेसिस होता है तो उसको ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, फॉर एग्जांपल फैट्स एंड प्रोटीन्स, आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। सबसे पहले ये फैट्स और प्रोटीन जो होते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, बदलेंगे, और जब ग्लूकोज में बदलेंगे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स तो उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे। ग्लूको नाम आ रहा है तो ग्लूकोज होगा, ग्लाइको नाम आ रहा है प्रीफिक्स के रूप में तो ग्लाइकोजन होगा। और नियोजेनेसिस का मतलब है नए तरीके से, न्यू, जेनेसिस मीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट से नए होकर के किसी अन्य सोर्स से अगर होता है तो उसको नियो बोलेंगे। सिंथेसिस हो ही रहा है, पहले ग्लूकोज बनेगा और उसके पश्चात ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होगा जिसको ग्लाइकोजेनेसिस कहेंगे। टॉपिक ग्लाइकोजन का सिंथेसिस है, लेकिन पहले ग्लूकोज तो बनाए, उसके बाद में ग्लाइकोजन बनेगा। यहां देखिए प्रोटीन या फैट्स ये ग्लूकोज बना रही हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस द्वारा, क्योंकि ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है अदर देन कार्बोहाइड्रेट में, क्योंकि ग्लूकोज तो मोनोसेकेराइड है, सिंपल शुगर है। अब ग्लूकोज जो है ये ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कर लेगी, इस प्रोसेस को बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। बोथ दी प्रोसेस, दोनों ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस दोनों मिलकर के ग्लाइकोनियोजेनेसिस का निर्माण करते हैं, यानी ग्लाइकोजन नए तरीके से अदर देन कार्बोहाइड्रेट से सिंथेसाइज हो रहा है, संश्लेषित हो रहा है। प्रश्न दो प्रकार से पूछा जा सकता है ये, या तो कंप्लीट ग्लाइकोनियोजेनेसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस। मेरे हिसाब से ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले ग्लूकोनियोजेनेसिस
यानी ग्लूकोज का अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से किस प्रकार से संश्लेषण हो रहा है। ग्लूकोज नया बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन या फैट से बन रहा है। इट कंसिस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। ये ग्लूकोज का जो निर्माण जो हो रहा है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से हो रहा है, जैसे ऊपर बता दिया कि प्रोटीन हो सकते हैं, फैट्स हो सकते हैं। बट द टोटल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज सॉरी द प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द लीवर। मुख्य जो स्थल होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का वो होगा लीवर, लेकिन इट आल्सो अकर्स इन द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी। लेकिन ये किडनी के कॉर्टेक्स और मेडुला दो पार्ट होते हैं। कॉर्टेक्स में पाए जाने वाले टिश्यूज या सेल्स के अंदर भी इसका सिंथेसिस हो सकता है। बट द टोटल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज फॉर्मड देयर इज अबाउट 1/10 दैट फॉर्म्ड इन द लीवर। लेकिन टोटल ग्लूकोज का जो लीवर में ग्लूकोज का जो सिंथेसिस हो रहा है वो 1/10वां हिस्सा ही हो रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर मास। क्योंकि ये इसका लीवर का मास स्मॉलर होता है। ब्रेन और स्केलेटन मसल्स और हार्ट मसल्स के अंदर भी बहुत कम मात्रा में वेरी लिटिल ग्लूकोनियोजेनेसिस टेक्स प्लेस। ब्रेन में स्केलेटन मसल या स्केलेटल मसल्स यानी कंकाली पेशियों में और हार्ट में पाए जाने वाली मसल्स के अंदर भी कुछ मात्रा में ग्लूकोनियोजेनेसिस हो सकता है। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड्स, लैक्टिक एसिड एंड ग्लिसरॉल आर कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। कुछ ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड्स होते हैं जैसे एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड और ग्लिसरॉल जो हैं ये पायरिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं। और पायरिक एसिड ऑक्जिलो एसिटिक एसिड का निर्माण करेगा। ऑक्जिलो एसिटिक एसिड ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है। द are converted to glucose. The starting point of the gluconeogenic pathway is pyric acid. स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? पायरिक एसिड होगा। किसका? ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे का। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। छोटा, ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे का पहला प्रोडक्ट नहीं, पहला प्रिकर्सर क्या होगा जिससे इसका इनिशिएशन होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का आरंभन होता है? उसका आंसर होगा मित्रों पायरिक एसिड। द प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ एंट्री इनटू द पाथवे आर पायरिक एसिड एंड ऑक्जिलो एसिटिक एसिड। यहां देखिए सम ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड फॉर एग्जांपल एलेनिन बताया है, ट्रांस एमिनेशन द्वारा पायरिक एसिड का निर्माण करता है। इधर लैक्टिक एसिड जो है वो भी पायरिक एसिड का निर्माण करता है। सम ग्लूकोजेनिक पाथ एमिनो एसिड जैसे एस्पार्टिक एसिड बताया है, ट्रांस एमिनेशन द्वारा ऑक्जिलो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। पायरिक एसिड भी ऑक्जिलो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है और ऑक्जिलो एसिटिक एसिड ग्लूकोज का सिंथेसिस करने में सक्षम होता है, सफिशिएंट होता है, एफिशिएंट होता है, सफिशिएंट नहीं। सफिशिएंट का मतलब सुप्राप्य, एफिशिएंट का मतलब योग्य। नेक्स्ट अपन साइकिल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं।
ग्लूकोनियोजेनेसिस इज नॉट ए रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। क्यों? कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर स्टेप नंबर 1 में ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल रहा था, वो इरिवर्सिबल अभिक्रिया होती है। स्टेप नंबर 3 में जब ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में बदलता है, स्टेप नंबर 3 ग्लाइकोलाइसिस में अनअत्क्रमणीय अभिक्रिया या इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। स्टेप नंबर 10 फॉस्फोइनोल पायरिक एसिड से पायरिक एसिड का जब फॉर्मेशन होता है वो भी इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, लेकिन ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे के अंदर बाईपास या किसी माध्यम यानी एंजाइम्स के द्वारा ये तीनों अभिक्रिया रिवर्सिबल बन जाएंगी। ये इनमें चिप डिफरेंस है, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस का ये रिवर्सल नहीं है, यानी उसका ये उत्क्रमणीय साइकिल नहीं है या पाथवे नहीं है। ये देखिए, ग्लूकोज ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदला ग्लाइकोलाइसिस में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट थर्ड स्टेप में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में बदलता है, और 10th ग्लाइकोलाइसिस के पॉइंट या स्टेप नंबर 10 के अंदर फॉस्फोइनोल पायरिक एसिड से पायरिक एसिड बन रहा था, इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि आपको पढ़ा चुका। पायरिक एसिड, ये तीनों इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, जबकि इनमें नहीं होंगी। इन ग्लूकोनियोजेनेसिस दीज 3 इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में पाए जाने वाली तीनों उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर पास्ड बाय द फॉलोइंग न्यू वंस, गुजर जाती हैं अलग तरीके से, यानी रिवर्सिबल हो जाती हैं नए तरीके से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स इन लीवर एंड किडनी के कॉर्टेक्स में। जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है, ग्लाइकोलाइसिस में ये इरिवर्सिबल रिएक्शन थी, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की सहायता से हाइड्रोलाइसिस द्वारा ग्लूकोज में बदल जाता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाता है। स्टेप आगे समझाऊंगा, लेकिन यहां साथ में पहले ही बता देता हूं आपको मैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइजेशन द्वारा किस में बदलेगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। रिवर्सिबल रिएक्शन है, स्टेप नंबर 2 ग्लाइकोलाइसिस में हो रही थी। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में, स्टेप नंबर 3 इरिवर्सिबल होता है ग्लाइकोलाइसिस में। बट नियोग्लूकोजिनेसिस के अंदर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट लीवर सेल्स और किडनी के कॉर्टेक्स में पाए जाने वाले जो टिश्यूज होते हैं वहाँ उपस्थित होता है, इसलिए यहाँ हाइड्रोलाइसिस होता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 हैं, 1,6 कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक हट जाएगा, वापिस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। दोनों अभिक्रियाएं वापिस रिवर्सिबल हो गई, जबकि ग्लाइकोलाइसिस में ये इरिवर्सिबल होती हैं। स्टेप नंबर 10 की मैं आगे बताऊंगा, इसलिए ये ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्सल पाथवे नहीं है, ये तो एक डिफरेंट पाथवे है, अलग ही प्रकार का पाथवे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, अब आगे चलने वाली जो अभिक्रियाएं हैं उनमें से एक अभिक्रिया को छोड़कर सभी अभिक्रियाएं रिवर्सिबल होंगी। कन्वर्ट्स इनटू 3-फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट यानी फ्रक्टोज में कार्बन की संख्या 3 होती है और फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड में नहीं, फ्रक्टोज के अंदर कार्बन की संख्या 6 होती है
और फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड में कार्बन की संख्या 3 होती है। तो यहाँ टोटल मॉलिक्यूल कितने बनते जाएंगे, आगे प्रत्येक स्टेप में 2-2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ये ध्यान रखना। 3-फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसल्डिहाइड में बदलता है, इनकी भी 2 मॉलिक्यूल्स। और आगे 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, इनकी भी 2 मॉलिक्यूल्स। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसल्डिहाइड से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हटने से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएंगे, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स। 3-फॉस्फो से कार्बन नंबर 2 पे आ गया फॉस्फेट ग्रुप, तो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स। और 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स से फॉस्फोइनोल पायरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब ये देखिए, फॉस्फोइनोल पायरिक एसिड में बदलता है, तो ये अभिक्रिया रिवर्सिबल हो जाती है ड्यू टू दी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से ये नए रूप में बनने के कारण। ऑक्जेलिक एसिड, ये जितनी भी अभिक्रियाएं हो रही हैं माय डियर फ्रेंड्स, इधर वाली और ये सभी जो भी सेल है उनके साइटोप्लाज्म में, चाहे लीवर की सेल हो, चाहे किडनी की, कॉर्टेक्स की भी कोई भी सेल हो, ये सभी अभिक्रियाएं साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में संपादित हो रही हैं। पायरिक एसिड, ये यहाँ एक माइटोकॉन्ड्रियन डबल वॉल्ड द्विभीतीय एक माइटोकॉन्ड्रियन की स्ट्रक्चर आपके सामने है। माइटोकॉन्ड्रियन की इनर मेम्ब्रेन से ये क्या निकलते हैं, क्रिस्टी, और अंदर पाए जाने वाला माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है। और माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी के ऊपर एटीपी एज एंजाइम और रेस्पिरेटरी एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। यहाँ ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो एंड प्रोडक्ट पायरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बने थे, वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने में सक्षम नहीं होते हैं, जबकि इस पाथवे में बनने वाले पायरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स, यानी सेल्स देखिए कौन सी हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, लीवर की और कुछ ब्रेन की और एड्रिनल कॉर्टेक्स की। वहाँ पे ये पेनिट्रेट होकर के पायरिक एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में बदलता है, क्योंकि पायरिक एसिड की पहले बता दिया कि हर जगह मॉलिक्यूल्स की संख्या 2-2 आएगी। ये पायरिक एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में ये CO2 जुड़ रहा है, इसका मतलब कार्बोक्सिलेज होगा। एटीपी का यहाँ कंजप्शन होता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में एटीपी की सहायता से डायरेक्ट एटीपी यहाँ कंज्यूम होती है, रिएक्शन इज रिवर्सिबल। तो यहाँ पायरविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम में आएगा और 3 कोफैक्टर काम में आएंगे, बायोटीन, एसिटाइल कोएंजाइम ए और मैग्नीशियम आयन। 2-ऑक्जेलोएसिटिक एसिड converts into the malic acid by oxidation of NAD। NAD प्लस जो है ऑक्सीडाइज्ड अवस्था में है, और ये 2 हाइड्रोजन एटम्स को ग्रहण करके NADH प्लस एक प्रोटॉन हाइड्रोजन के रूप में पृथक पड़ा रहता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और NADH साइटोक्रोम पाथवे में जाने के पश्चात 3 एटीपी के मॉलिक्यूल्स अपने को प्रोवाइड करता है या माइटोकॉन्ड्रियन को प्रोवाइड करता है। तो इस एंजाइम का नाम हो गया, प्यारे विद्यार्थियों, माइटोकॉन्ड्रियन मैलिक डिहाइड्रोजिनेस। जब साइटोप्लाज्म में चले जाएगा तो साइटोप्लाज्मिक हो जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर वर्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल वर्ड है। तो माइटोकॉन्ड्रियन मैलिक डिहाइड्रोजिनेस यहाँ हो रहा है,
इस ऑक्सीडाइज्ड NAD को रिड्यूस्ड NADH में बदलता है। मैलिक एसिड बनेगा और मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे? 2। ये मैलिक एसिड जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। इधर तो पायरिक एसिड पेनिट्रेशन करने में सक्षम होता है और इधर मैलिक एसिड बाहर निकलने में सक्षम होता है। नया पहला प्रोसेस आ रहा है ऐसा। अब ये मैलिक एसिड जो है इसका ऑक्सीडेशन होगा। NAD जो ऑक्सीडाइज्ड अवस्था में है वो 2 हाइड्रोजन को ग्रहण करके NADH और हाइड्रोजन एटम यानी प्रोटॉन या आयन में पड़ा रहता है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिहाइड्रोजिनेस हो जाएगा। डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका? मैलिक एसिड का ऑक्जिलो एसिटिक एसिड में। अब ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्जिलो एसिटिक एसिड अपने को जो ऑब्टेन हुए हैं वो किस में बदलते हैं? फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुविक कार्बोक्सिलेज या कार्बोक्सीकाइनेज एंजाइम और मैग्नीशियम कोफैक्टर की उपस्थिति में। यहाँ GTP के 2 मॉलिक्यूल्स काम में आते हैं, यानी ATP की यहाँ आवश्यकता पड़ रही है, GDP में बदल जाएगी और डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं। अब यहाँ ऑक्जिलो एसिटिक एसिड से फॉस्फोइनोल पायरिक एसिड का निर्माण हो रहा है, न कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से। यहाँ नई उत्पत्ति हो रही है फॉस्फोइनोल पायरिक एसिड की, इसलिए ये फॉस्फोइनोल पायरिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, इसीलिए ये अभिक्रिया रिवर्सिबल बन गई। पूरी की पूरी अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए आगे चलते हैं। पायरिक एसिड टू फॉस्फोइनोल पायरिक एसिड। पायरिक एसिड किस प्रकार से फॉस्फोइनोल पायरिक एसिड में बदलता है? दिक्कत तो ये आ रही है, स्टेप नंबर 1 की, स्टेप नंबर 3 की, स्टेप नंबर 10 की, किस में? ग्लाइकोलाइसिस में जो इरिवर्सिबल थी उनको यहां पे रिवर्सिबल करना है। अगर आपके ये कंक्लूजन सार समझ में आ रहा है तो इसका मतलब टोटल साइकिल समझ में आ गई। ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 10 की इरिवर्सिबल रिएक्शंस को अपन रिवर्सिबल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे द्वारा। इसीलिए पायरिक एसिड जो है वो फॉस्फोइनोल पायरिक एसिड में नए रूप से कैसे बनता है? तो ये निम्नलिखित पदों में स्टेप्स के अंदर 4 स्टेप में ये कंप्लीट होगा। पायरिक एसिड इंटर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। पायरिक एसिड पीछे देखा है माइटोकॉन्ड्रियन के मैट्रिक्स में या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रवेश करता है, जहां पायरिक एसिड का कार्बोक्सिलेशन होता है, ATP काम में आएगी और पायरुविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति होगी। मैग्नीशियम एसिटाइल कोएंजाइम और बायोटिन कोफैक्टर्स का यूटिलाइजेशन या इनकी मदद से उत्क्रमणीय अभिक्रिया द्वारा ऑक्जिलो एसिटिक एसिड का निर्माण होता है और ATP किस में छूट जाती है? ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। स्टेप नंबर 2 जो माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर हो रही है, ऑक्जिलो एसिटिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है इन द NAD+ द्वारा। तो मैलिक डी माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर है तो माइटोकॉन्ड्रियल मैलिक डिहाइड्रोजिनेस यानी 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, मैलिक एसिड बन जाएगा। NAD के साथ में एक H हाइड्रोजन जुड़ जाएगी और एक प्रोटॉन हाइड्रोजन के रूप में स्वतंत्र रूप से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पड़ा है। स्टेप नंबर 3 मैलिक एसिड डिफ्यूजेज अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म। मैलिक एसिड जो है ये माइटोकॉन्ड्रियन की दोनों मेम्ब्रेन को
पार करता हुआ पेनिट्रेट करके और साइटोप्लाज्म में आ जाता है, इनटू दी साइटोप्लाज्म, वेयर मैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा और क्या बनेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की हर जगह जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। यहाँ पे जो एंजाइम काम में आ रहा है वो है साइटोप्लाज्मिक मेलिक डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि ये अभिक्रिया साइटोप्लाज्म में अब संपन्न हो रही है। स्टेप नंबर 4 में क्या हो रहा है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इज साइमल्टेनियसली, एक साथ, डीकार्बोक्सिलेटेड एंड फॉस्फोरिलेटेड। डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा यानी CO2 भी निकलेगी और फॉस्फोराइलेशन भी होगा। इसका मतलब GTP ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट ये काम में लेगा और GDP को छोड़ देगा ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट में, यानी यहाँ फॉस्फेट 2 हैं, यहाँ GTP में 3 हैं। तो ऑक्जेलो एसिटिक प्लस GTP फॉस्फोइनोल पैरिक कार्बोक्सीकाइनेज और मैग्नीशियम कोफैक्टर के द्वारा। फॉस्फोइनोल पैरिक कार्बोक्सिलेज तो एंजाइम है, क्योंकि ये यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो फॉस्फोइनोल पैरिक एसिड बन गया। अब यहाँ देखिए आप, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एक GTP की सहायता से नए रूप से फॉस्फोइनोल पैरिक एसिड का निर्माण होता है। इसलिए ये पैरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। ये अभिक्रिया अब रिवर्सिबल हो जाएगी। अब देखिए आप, द CO2 किस में बनी थी, यहां देखिए आप, नहीं जो CO2 फर्स्ट स्टेप के अंदर काम में आई थी। ये देखिए पैरिक एसिड का कार्बोक्सिलेशन हुआ। यहाँ पे CO2 फोर्थ स्टेप के अंदर लिबरेट यानी निकल रही है। द CO2 दैट वाज एडेड इन स्टेप 1 कम्स ऑफ इन दिस स्टेप। 4 नंबर स्टेप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, जो कि स्टेप नंबर 1 के अंदर उपयोग में या यूटिलाइज हुई थी। अब thus carbon dioxide that was added in step number 1 come off in this step, या वापिस बाहर निकल जाती है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, मैंने पहले बता दिया पीछे वाले में शुरुआत के अंदर ही, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बाई हाइड्रोलाइसिस। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट हाइड्रोलाइसिस द्वारा, और ये एंजाइम लीवर में, एड्रिनल के कॉर्टेक्स में, ब्रेन में एटसेट्रा यहाँ ये एंजाइम उपस्थित होता है। इसलिए ये वापिस बाईपास द्वारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल देता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक फ्री हो जाता है। 1,6 के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 पे जुड़े हुए थे। यहाँ पे अब 6 नंबर पे ही है, पहले वाले कार्बन से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हट चुका है। स्टेप 1 में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जो बदल रहा था वो भी ग्लूकोज में बदल जाता है बाई हाइड्रोलाइसिस। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोलाइसिस द्वारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ये भी उपरोक्त ऊतकों में लीवर के और एड्रिनल के कॉर्टेक्स के, ब्रेन के यानी इत्यादि जो टिश्यूज हैं उनकी जो सेल्स होती हैं उनके अंदर ये उपस्थित होते हैं। ये वापिस ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो कार्बन नंबर 6 पे जुड़ा हुआ था वो स्वतंत्र हो जाता है। तो इस प्रकार से अपने को जो प्रोडक्ट मिला वो वापिस ग्लूकोज मिल गया ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे द्वारा। यानी
एमिनो एसिड्स, लैक्टिक एसिड, एलेनिन एस्पार्टिक एसिड और लैक्टिक एसिड से पायरिक एसिड और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बन रहे थे, और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से अपने पास ग्लूकोज बन रहा है। तो अदर देन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है। इस प्रकार के प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। मेरी समझ में आपकी बहुत ही आसानी से ये वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, उनको लाभान्वित करने का प्रयास कीजिए और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ। और जो वीडियोज़ को नियमित रूप से वॉच कर रहे हैं उनको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।